है। लोकसभा का रण सज चुका है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पहले चरण की सीटों के लिए सभी दलों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और हरियाणा की सीटों पर बीजेपी जीत को निश्चित है और बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा है, तो प्रत्याशी भी काम के हिसाब से उतारे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, तो अब बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यूपी में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 20 मई 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी और 25 मई को छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, जहां पर 1 जून को 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और 19 अप्रैल जो कि पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और बाद दूसरे चरण की यानी 26 अप्रैल की करें तो यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघविंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघविंद्र, देखिए, लोकसभा का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जो है लगी पड़ी हैं और ऐसे में कौन सी पार्टी कितनी तैयार नजर आ रही है? निशा, अगर हम तैयारियों की बात करें कि कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें जो सत्ता पक्ष पे काबिज भी है, तो उसकी तैयारियां अन्य दलों से काफ़ी आगे दिखाई देती हैं, क्योंकि वो आंतरिक सर्वे मंगाना, अपने संगठन के लोगों को क्षेत्र में भेजना, इसके अलावा उसके कार्यकर्ताओं का पन्ना बूथ से लेकर बूथ लेवल पे जो तैयारियां होती हैं, उन तैयारियों को देखें तो अन्य दलों की अपेक्षा इसकी तैयारी मजबूत दिखाई देती है। वहीं जब हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कम, राहुल की न्याय यात्रा में ज्यादा समय देते हुए दिखाई देती है। हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो आंतरिक कला, अपने नेताओं को सहेजे रहना और गठबंधन को किसी तरह बचाए रखना जैसी चुनौतियों से पार पाती हुई दिखाई देती है कि किस तरह इन चुनौतियों से पार पाया जाए। इतना जरूर है कि आज से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी इस चुनाव की तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने नेताओं से बात करना और अब तैयारियों को आगे बढ़ाने का सिलसिला समाजवादी पार्टी द्वारा भी और कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया। तो इन विपक्षी नेताओं द्वारा जो तैयारियों का सिलसिला अब शुरू किया गया है, भारतीय जनता पार्टी उससे सालों पहले ही शुरू कर चुकी थी और शायद भारतीय जनता पार्टी के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि ये ऐसी पार्टी है जो हमेशा 24/7 और ये चुनावी मोड में रहते हैं। एक जगह से चुनाव जीतते नहीं है कि दूसरे जगह के चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और शायद इसीलिए उन्हें जीत भी मिलती हुई दिखाई देती है कि लगातार वो जीत भी दर्ज करते जाते हैं। इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जो पश्चिमी यूपी की सीटें हैं उन पे किसी तरह, हालांकि उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई आरएलडी के हटने से, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह पश्चिमी यूपी में अपने जनाधार को बचाने में सफल हो जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो जितनी सीटें उसके पास हैं प्रदेश में 70 प्लस, उसको अगर वो बचाने में भी सफल हो जाती है तब भी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत सामने आ सकती है। ठीक है, चलिए, इसी बीच ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। ईशा, जिस तरीके से बात कर ली जाए हरियाणा और पंजाब की अगर मैं बात करूं, कितनी तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से छठे चरण में चुनाव होने हैं और उसके साथ ही पंजाब की बात करें तो पंजाब में अंतिम चरण में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से अंतिम चरण में पंजाब में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी को समय मिल चुका है तोड़ का। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, उनकी तरफ से भी कहा है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है और 48 घंटे के भीतर इस पे कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा। और क्योंकि 150 लगभग 150 के करीब उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार देर रात या फिर शनिवार को बीजेपी की आ सकती है, तो ऐसे में इस दिन ही माना जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार को बीजेपी श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर अपना अंतिम फैसला भी यहाँ पर सुना सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो बीच में बात फंसी है वो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर है। पंजाब में, चलिए ठीक है ईशा, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ज्ञानेंद्र तिवारी जो कि इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
ज्ञानेंद्र हरिद्वार से आप हमारे साथ जुड़े हैं और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की अगर बात कर ली जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो ऐसे में कितने तैयार नजर आ रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? बिल्कुल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरिद्वार के अंदर भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के बीच इन दिनों नजर आ रहे हैं। आज ही की अगर हम देखें तो हरिद्वार में एक बैठक जो है जिला स्तरीय हुई है, जिसमें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम जो पदाधिकारी थे वो शामिल हुए हैं। इसी प्रकार की जो बैठक है वो रुड़की जिला इकाई में की गई और ऐसे में पार्टी की जो संगठनात्मक जिला है रुड़की, वहाँ भी तमाम पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस वक्त डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में भी एक बैठक चल रही है और उसके ठीक बाद रायवाला क्षेत्र में एक बैठक होनी है। कुल मिला के पार्टी के पदाधिकारियों से आज उनकी मुलाकातें रही और कहीं ना कहीं जो रणनीतियां हैं आगामी दिनों में जनता के बीच किस प्रकार से किन मुद्दों को लेके जाना है, इस पर बातचीत की गई। और ऐसे में जनता से क्या क्या बातें करनी है, कार्यकर्ताओं को किस मूल मंत्र के साथ उनके पास जाना है, इसकी रूपरेखा तय की गई। साफ तौर पे अगर हम देखें तो 5 लाख के अंतरों से जीत का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस हरिद्वार सीट को लेके और पूरे उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पे 25 लाख से अधिक मतों से जीत का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। उसी के मद्देनजर अगर हम देखें तो आज सभी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी स्तर पे बैठकें हैं जिला इकाइयों की वो की है और कहीं ना कहीं जनता के बीच वो कल जाएंगे और जनता से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की, वो उनके समक्ष रखने का काम करेंगे और इसी को लेके जनता के बीच वो कल से जाना शुरू करेंगे और आज इस पे पूरी रणनीति तय की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देहरादून में आज पार्टी ने जिस तरीके से आगामी जो रणनीतियां रैलियों की तय कर दी हैं, जिसमें कि स्टार प्रचारकों की सूची को लेके केंद्रीय नेतृत्व से कहीं ना कहीं ये कहा है और एक लिस्ट भेजी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों की मांग उत्तराखंड के अंदर की गई है, जिसमें कि अगर हम देखें तो गढ़वाल के अंदर श्रीनगर जो कि पौड़ी लोकसभा का क्षेत्र है और हरिद्वार के अंदर, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊधम सिंह नगर जो कि नैनीताल की सीट पे है, यहाँ उन्होंने एक रैली की मांग की है कि प्रधानमंत्री यहाँ रैली करें। इसी प्रकार से बाकी जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, इनकी भी डिमांड की गई है कि यहाँ पे उनकी रैलियां हों। जी चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच ईशा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, आप पंजाब और हरियाणा को लेकर बात कह रही थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज जानकारी दी गई है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ जो गठबंधन की बात भारतीय जनता पार्टी की चल रही है 48 घंटों के भीतर उसमें फैसला ले लिया जाएगा। और क्योंकि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में क्योंकि जो बात है कहीं ना कहीं बंटवारे को लेकर अटकी हुई है। बीजेपी भी चाहती है कि कम सीटों पर यहाँ पर चुनाव ना लड़ा जाए, क्योंकि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे पंजाब में तो बीजेपी पहले की तरह जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन था अकाली दल और बीजेपी का, तो बीजेपी को कम सीटें अकाली दल की तरफ से दी जाती थी। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि विधानसभा चुनाव जब आगामी आएंगे 2027 में तो ज्यादा से ज्यादा सीटों में लड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव अगर लड़ा जाए तो बराबर के अनुपात में या फिर 8 और 5 के अनुपात में यहाँ पर लड़ा जाए। बीजेपी अभी अकाली दल को 5 से 6 सीटें देना चाहती है 13 में से। तो अब देखना होगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी 22 तारीख को कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है चंडीगढ़ में। सुखबीर सिंह बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। एक तरफ सुखबीर सिंह बादल इस वक्त पंजाब के दौरे पर हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि पंजाब को बचाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ शिरोमणि अकाली दल गठबंधन कर सकती है, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं होगी। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो सकारात्मक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी अटकी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो बीते कल ही जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार यहाँ पर हुआ है, उसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से किया गया है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता होने के बावजूद यहाँ पर चुनाव आयोग से परमिशन लेकर कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। और ऐसे में सीधा मुकाबला हरियाणा में बीजेपी का कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी गठबंधन से होगा। और इस वक्त की अगर हम बात करें, मुख्य विपक्ष पार्टी हरियाणा में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में है। जिस तरह की उठापटक हरियाणा में बीजेपी पे देखने को मिली है, तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस है यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकती है। या अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, जहाँ से नायब सिंह सैनी लोकसभा सांसद रहे हैं, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, वहां पर भी कांग्रेस और आप गठबंधन कड़ी टक्कर देता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से शुक्रवार को 150 के करीब उम्मीदवारों में बीजेपी की तरफ से मोहर लगा दी जाएगी और शुक्रवार देर रात या शनिवार को सूची जारी की जाएगी। उसमें हरियाणा के जो बाकी बचे 4 नाम हैं, उसकी घोषणा भी यहाँ पर कर दी जाएगी। और देखिए, कांग्रेस भी अपनी रणनीति मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में तभी सूची जारी की जाएगी जब 10 की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि जो टक्कर है इंडिया गठबंधन के साथ है यहाँ पर बीजेपी का, लेकिन बीजेपी भी मजबूत स्थिति से यहाँ पर उतरने जा रही है। और ऐसे में अभी देखिए, हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वो सीट इस वक्त यहाँ पर खाली है, क्योंकि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कुछ समय पहले ही ओपी धनखड़ को हटाकर नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सोनीपत या रोहतक से किसी बीजेपी के नेता को यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं बनाया जा सकता है, या फिर सुभाष बराला जो कि राज्यसभा सांसद हाल ही में हरियाणा के बने हैं, या उन्हें दोबारा से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहले भी वो अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब सारी जो पार्टियां हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां हैं उसमें जुट चुकी है। लेकिन हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर छठे और क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने हैं, दूसरी तरफ पंजाब की बात करें, पंजाब में अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होने हैं। ऐसे में पर्याप्त समय है दोनों ही पार्टियों के पास की जो मजबूत जो उम्मीदवार है उसे यहाँ पर उतारा जाए। ठीक है, शव वापस आपके पास लौटूंगी। राघवेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, वही बात कर ले जाए, जिस तरीके से बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई, कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? क्योंकि तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी, उनकी जानकारी लगातार बीजेपी इस यात्रा के जरिए देते हुए नजर आई। निश्चय भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकसित संकल्प यात्रा चलाई गई उसका प्रभाव तो है ही है। सबसे मुख्य बिंदु हो जाता है कि जब चुनाव में कोई भी पार्टी जाती है, अगर वो सत्ता में है तो उसके प्रति इंटर इनकम्बेंसी की बातें हैं कि नहीं, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि नहीं, जनता में नाराजगी है कि नहीं। तो इन बिंदुओं पर जब देखा जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता में जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको ये बताने में सफल रही है कि आपको ये जिन जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो मोदी की गारंटी है। और शायद मोदी की गारंटी जनता को समझ में भी आने लगी है कि मोदी के आने के बाद से जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए, वो सीधे हमारे अकाउंट में मिलने लगा है। जो बीच के लिंकेज थे उसको मोदी ने तोड़ने का काम किया और शायद जनता इसी को पसंद कर रही है। और इसीलिए मोदी की वापसी भी हो गई थी पिछली बार के चुनाव में, और इसीलिए मोदी को इस बार भी भरोसा है कि हम अपने मोदी की गारंटी पे ही आम जनता का वोट अपने पक्ष में लेने में सफल रहेंगे और हम हैट्रिक लगाएंगे। इसलिए मोदी बार बार ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर जब हम तीसरी बार पीएम बनकर आए तो देश को भी, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। और मोदी की गारंटी की जब हम बात करते हैं, विकसित संकल्प यात्रा की बात करते हैं, तो अगर गाँव देहात में लोगों से बात करिए तो लोगों में उस योजनाओं के प्रति और सरकार के प्रति एक बड़ा नरम सा व्यवहार रहता है कि नहीं, हमें इन योजनाओं का लाभ मिला है। और गरीबों में शायद इसीलिए सरकार के प्रति एक सिंपैथी, भावनात्मक अपील जागती है और कहीं से भी किसी तरह की नाराजगी नहीं दिखती है। और शायद मोदी की यही ताकत भी है कि जो ईमानदारी से योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया है, गरीबों को वोट पाने में वो सफल भी हो जाते हैं। ठीक है राघवेंद्र। ईशा, वही बात कर ली जाए, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सी पार्टी है ऐसी जिसके मुद्दे जनता को बहुत प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में काबिज है। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी ये सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगाती है कि यहाँ पर हेल्थ और रूरल से संबंधित जो फंड हैं वो रोके गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई फंड रोका नहीं गया है, लेकिन जो फंड भी जारी किया जा रहा है उसका ब्यौरा यहाँ पर पंजाब सरकार नहीं दे रही है। यही वजह है कि कश्मकश में यहाँ पर
जो सभी पार्टियां हैं वो नजर आ रही है कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच जाया जाए। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, वो सीधा सीधा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, तो ऐसे में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां काम करने सरकारों को नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके के आरोप बीते समय में रैली में पंजाब में दौरे पर जब बीते समय वो आए थे तब लगाया था उन्होंने आरोप की भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहाँ पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो पंजाब की जनता है वो 13 की 13 सीटें जीत कर आम आदमी पार्टी को दे, ताकि वो आने वाले जो समय में है वो पंजाब के हित में काम कर सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की, जिन गठबंधन की बात बीजेपी से चल रही है, उनका कहना है कि पंथक से जुड़ी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल और पंजाब के हित की बात करती है, तो ऐसे में पंजाब के हित और किसानों के हित को देखते हुए आप शिरोमणि अकाली दल चलिए ठीक है ईशा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ईशा, बहुत शुक्रिया आपका। राघवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस तमाम मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की और अधिक जानकारी दी।